नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये 8 PM शो। आज बात करेंगे कि नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार राउत की तिगड़ी में क्या प्रदेश की सरकार फंस गई है, बीजेपी के लिए मुश्किल हो गई है, ऐसा क्यों है? तो देखिए, हनुमान बेनीवाल का धरना 80 दिन से पार चला गया है। राजकुमार राउत ने कल एक पोस्ट किया जिसके जरिए उन्होंने भील प्रदेश की मांग की पुरजोर मांग उठाई। वहीं नरेश मीणा जो है अब वो जेल से बाहर आ चुके हैं और अब उनका भी कहना है कि वो कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। अब उनके निशाने पर कौन होगा ये देखना दिलचस्प होगा। खैर, अब तीन चेहरे, कोई बड़ा विपक्ष नहीं है इनमें से, लेकिन फिर भी कितनी मुश्किल होगी सरकार के लिए, कितनी मुश्किल होगी बीजेपी के लिए, समझेंगे अपने सहयोगी भविष्य त्यागी से। भविष्य जी, देखिए, हनुमान बेनीवाल तो 80 दिन से ज़्यादा हो गए लगभग धरने पर बैठे ही थे। उसके बाद नरेश मीणा जेल से बाहर आ गए, वो भी माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ाएंगे। और वहीं कल जो है राजकुमार राउत ने भी एक पोस्ट कर दिया कि भाई भील प्रदेश की मांग को लेकर। तो अब ये सरकार के लिए कितनी चुनौती बनती जा रही है, जबकि मेन विपक्ष जो है वो अभी तक शांत बैठा हुआ है, लेकिन तीन बड़े चेहरे जो है वो सरकार के लिए मुश्किल बढ़ाने वाले लगते हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से मैं पहले जो राजकुमार राउत ने भील प्रदेश का एक नक्शा जो है जारी किया है, उसका जिक्र करता हूँ। उन्होंने जाहिर तौर पर वो नक्शा जारी किया और भील प्रदेश की मांग को लेकर बीएपी जो है वो लगातार मांग उठा रही है। भील समुदाय में इसको लेकर भावनात्मक एक जुड़ाव रहा है कि उनका एक प्रदेश हो। और जब राजकुमार राउत ने इस भील प्रदेश के नक्शे को जारी किया, उसके बाद जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, जो मानगढ़ नरसंहार था 1913 या 31 में, मैं जी 1913 में जिस तरीके से अंग्रेज़ों की तरफ से वो नरसंहार हुआ, उसका जिक्र भी किया। तो एक भावनात्मक जुड़ाव भील समुदाय का जो रहा, उसको आधार एक उन्होंने बनाया। तो जाहिर तौर पर राजकुमार राउत जो है अब इस मांग को और मुखर करने वाले हैं, ये इसका संकेत है। हालांकि भील प्रदेश की मांग में जो नक्शा वो जारी कर रहे हैं, इसके लिए उनको उस आंदोलन को अभी बहुत व्यापक पैमाने पर, व्यापक स्तर पर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि केवल राजस्थान की बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तीन राज्यों के भी जो भील समुदाय वाले इलाके हैं, जो जिले हैं, 11 जिले, इन चारों राज्यों के मिलाकर के एक प्रदेश बना दिया जाए। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उस समुदाय में, उस इलाके में भी इस मांग को और पुरजोर तरीके से हवा देनी होगी, तब जाकर के राजकुमार राउत जो हैं वो अपनी इस मांग को किसी हद तक मजबूती के साथ रख पाएंगे। हालांकि राजस्थान में वो अपने इलाके में आदिवासी समुदाय में उस मांग पर सियासत जरूर कर रहे हैं, लेकिन ठीक, एक मुद्दा जरूर है। अब देखिए, कोई भी चुनाव रहा हो, आदिवासी जो समुदाय है, भील समुदाय जो है, उसमें इस मांग का पूरा असर दिखाई दिया है। और बीजेपी एक तरीके से कहा जाए तो वहां पर कमजोर रही है। तो जाहिर तौर पर यह एक मुश्किल खड़ी करने वाला सरकार के लिए एक मांग उन्होंने रखी है, और इसको वो आंदोलन का रूप देंगे। आगे क्या करेंगे देखना होगा। जाहिर तौर पर साथ साथ हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से अब धरना वो एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर और आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर दे रहे हैं, उसके साथ साथ देखिए ना, केवल एक स्तर पर नहीं, उन्होंने तो नागौर में शक्ति प्रदर्शन कर दिया, उन्होंने जन आक्रोश रैली कर दी, लाखों की संख्या में वहां पर लोग जुटा लिए, और रात को 2 बजे कलेक्टर तक को बुला लिया। अल्टीमेटम, यानी कलेक्टर तक को आना पड़ा। आप देखिए, इसका सीधा संकेत है कि सरकार को वो झुका रहे हैं, ये संकेत वो दे रहे हैं। उनका अगर आप संबोधन पूरा देखेंगे तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई, मेरा बिजली का कनेक्शन काटा था, मैं मुख्यमंत्री भजनलाल का कनेक्शन काट दूंगा सियासी तौर पर। ये तो सीधे तौर पर सत्ता को चैलेंज है। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई, जेल जाने से मत डरिए, अपने समर्थकों को ये कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। वो इंदिरा गांधी का भी जिक्र कर रहे हैं कि भाई, इंदिरा गांधी के लिए जो जेल गया वो एमपी एमएलए बन गया, अब मेरे लिए जो जेल जाएगा उसका करियर भी मैं लगा दूंगा, नहीं पार उसकी करा दूंगा। तो इस तरह का संकेत दे रहे हैं। इसमें दो बातें, देखिए, इसमें दो बातें ये हैं कि एक तो आर पार की लड़ाई, किसी मुद्दे पर वो लड़ने के लिए तैयार हैं। वो अब ट्विटर पर पोस्ट कर दिया, सोशल मीडिया पर रैली के और भाषणों के रील्स चलवा दी। उससे ऊपर उठ करके वो कह रहे हैं कि भाई, अब सड़कों पर उतरकर पुलिस की लाठी भी खाएंगे, बैरिकेड भी अगर तोड़ना पड़ा तो तोड़ेंगे। संकेत ही है, देखिए, सीधे तौर पर नहीं कह रहे हैं वो, लेकिन इशारा उसी तरफ है। और ये कार्यकर्ताओं को वो सीधा संकेत दे रहे हैं, यानी सड़कों पर वो राजनीति उसी तरीके से, मुखर तरीके से करते नजर आएंगे, सत्ता के लिए चुनौती बनेंगे। ये साफ संकेत उनका है। और इसका दूसरा पहलू भी आप देखें,
तो सवाल ये भी उठा सकते हैं नरेश मीणा को कि न्योता दे रहे हैं जी वो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए जेल जाओ, मैं आपका करियर की नैया पार लगा दूंगा। अभी नरेश मीणा एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद वो जेल से बाहर आए इतने लंबे समय के बाद। हनुमान बेनीवाल ने पुरजोर समर्थन किया था कि एक दो नहीं 3-4 मारने चाहिए थे। बिल्कुल। तो देखिए ये तिकड़ी जो है अब ठीक है, अप्रत्यक्ष तौर पर ये नहीं होता है, कोई सीधी बातचीत नहीं है, और सियासी तौर पर हम ये आकलन कर रहे हैं कि नरेश मीणा तक ये अपनी बात पहुंचाने का एक जरिया उन्होंने अपने संबोधन के जरिए निकाला है। तो जाहिर तौर पर ये तिकड़ी अगर बनती है, नरेश मीणा जो अभी देखिए अभी तो ठीक है जेल से बाहर आए, उन्होंने खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए, वो समरावता गांव गए, अब वो अपने गांव गए हैं, उन्होंने वहां पर जनसंपर्क किया। और नरेश मीणा की सबसे पहली मौजूदा वक्त में जो उनकी कवायद है वो यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क करें। अपने सियासी लकीर को वो अगर बड़ा कर पाएंगे तो इसी तरीके से कर पाएंगे कि कितना ज़्यादा उनका जनसंपर्क होगा, कितना वो जनाधार अपना बढ़ा पाएं। तो लोगों से मिल रहे हैं गांव-गांव जा कर के, वो आगे भी यही करेंगे, नेताओं से भी मिलेंगे। अब जब नेताओं से मिलने की बारी आएगी तब ये हनुमान बेनीवाल के जो एक तरीके से अप्रत्यक्ष इन्विटेशन है, इस पर किस तरह का रिएक्शन उनका रहेगा। हनुमान बेनीवाल सियासी तौर पर हनुमान बेनीवाल के कितने करीब जाएंगे वो जी। लेकिन अगर वो करीबी बढ़ती है तो जाहिर तौर पर देखिए विपक्ष, कांग्रेस के रूप में जो विपक्ष है अभी बिल्कुल शांत है एक तरीके से देखा जाए। अगर सोशल मीडिया का जिक्र ना किया जाए तो राजस्थान की सियासत में जिस तरीके से बीजेपी के लिए कहा जाता था कि किरोड़ी मीणा को छोड़कर कोई भी उस वक्त बीजेपी में एक्टिव नहीं सड़कों पर दिखता था, ठीक उसी तरीके से। और खास करके देखिए कांग्रेस में तो वो नेता जो सड़कों पर दिखाई दिया करते थे अपनी भी सरकार में, सचिन पायलट का मैं जिक्र कर रहा हूं, जी जी, वो भी अब एक तरीके से या तो बाहरी राज्यों के काम में या फिर जो सेंटर में उनको जिम्मेदारी बनी है, एआईसीसी महासचिव है, वहां से जो उनको काम मिल रहा है वो कर रहे हैं अपना। लेकिन राजस्थान की सियासत में बतौर विपक्ष आखिर मजबूत भूमिका कौन निभा रहा है? मजबूत भूमिका की बात की जाए तो देखिए इस बात पे कोई गुरेज नहीं, हनुमान बेनीवाल हैं और वो मुद्दे उठा रहे हैं। भले कोई कहता रहे कि उनकी विधानसभा में एक सीट नहीं है, महज एक सांसद की सीट है जिसके दम पर वो बोल रहे हैं, खुद सांसद हैं, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि राजस्थान की सियासत में सत्ता के सामने खड़े होकर उन्होंने सत्ता को असहज करने वाले जनता के जो मुद्दे हैं उसको जिंदा किया है जी, फिर से जिंदा किया है। अब देखिए हाईकोर्ट में एक तरीके से हाईकोर्ट में भी डिफेंसिव मोड में एसआई भर्ती पर रद्द है, लेकिन हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि वो तो अल्टीमेटम भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई कोर्ट का बाद में देखेंगे, पहले सरकार को झुकाएंगे कि आप इसको रद्द कर दो, पीएससी का पुनर्गठन कर दो। उनका अपना अलग एक सियासी नैरेटिव वो गढ़ रहा है। जाहिर तौर पर अब नरेश मीणा का हम जिक्र कर ले, राजकुमार राउत का कर ले, तो ये एक तरीके से तिकड़ी सियासी चक्रव्यूह बन रहा है। और इसमें देखिए स्पेशल चीज में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो मैं क्योंकि आपने चक्रव्यूह का जिक्र किया तो मैं क्योंकि 5 पांडव का जिक्र नरेश मीणा ने उपचुनाव के दौरान किया था, जिसमें हनुमान बेनीवाल, राजकुमार राउत, आपका रविंद्र सिंह भाटी और नरेश मीणा और यूपी के जो सांसद हैं उनका थे। तो वो तो अभी 2 लोग तो भले ही शांत बैठे हैं, लेकिन ये 3 तो कम से कम मुझे लग रहा है कि उस मैदान में उतर ही गए हैं जी। तो वही मतलब चक्रव्यूह है। तो चक्रव्यूह में जो पांडव इस बार जो है अभिमन्यु नहीं बल्कि 3 पांडव तो मैदान में आ ही रहे हैं। बिल्कुल, अभिमन्यु का जिक्र कर रहा है, पर अभिमन्यु पुनिया पर तो उन्होंने अपने कल की रैली में थोड़ा सा अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना भी साधा है हनुमान बेनीवाल ने, ठीक है। लेकिन देखिए हनुमान बेनीवाल को लेकर जो राजस्थान की सियासत में जो इस वक्त या तो उभरते नेता हैं या जो उस तरीके के नेता हैं जो सड़कों पर दिखाई देते हैं, उनमें एक पॉजिटिव अप्रोच की एक वो बन रही है, इक्वेशन बन रही है। आप देखिए अभी निर्मल चौधरी से हमने बातचीत की, निर्मल चौधरी का हमने इंटरव्यू किया, खैर युवा नेता हैं अभी तो उनको बहुत कुछ सियासत में आगे करना है, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब पूछा उनसे सवाल पूछा हमने कि भाई आप ऐसा आजकल क्या हो गया कि आप नरेश माफ की जगह सचिन पायलट के करीबी होते थे, आप आजकल जो हनुमान बेनीवाल बोल रहे हैं वही बात आप बोल रहे हैं, क्या उनकी सियासी राह पर चल पड़े, उनके साथ चल पड़े? तो कह रहे देखिए वो जनता के मुद्दे उठाते हैं और हम उनके साथ हैं। वो कह रहे हैं हमारे समाज के नेता हैं, हम साथ खड़े होंगे। भले हम वो ये भी कहा कि भाई वो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल के लिए कोई बैरियर कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उनके सामने नहीं है कि वो हनुमान बेनीवाल के मुद्दों पर हाँ में हाँ ना मिला सके।
हनुमान बेनीवाल चाहे एसआई भर्ती को लेकर कह रहे हैं या और जो मुद्दे हैं, जाट समाज के जो मुद्दे रहे, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है निर्मल चौधरी उनके फेवर में नजर आए। ये एक हनुमान बेनीवाल के लिए पॉजिटिव अप्रोच इक्वेशन बन रही है। नहीं, अब इसमें सरकार की तरह अगर सीधे क्योंकि बीजेपी तो मुश्किल में है ही है, अगर आए, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी खुद अपनों से घिरे हुए हैं। एक चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही है, ट्विटर पे ट्रेंडिंग चला, सब कुछ हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई राजस्थान से लेकर दिल्ली तक लोग आपको हटाने के लिए लगे हैं, हम आपके साथ हैं। तो उनके लिए जब विपक्ष सड़क पर है, ठीक है, बड़े विपक्ष का साथ उनको मिल रहा है, क्योंकि अगर देखें तो अशोक गहलोत जी उनके साथ हैं कि हमें तो आप सूट कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन अपने घेराबंदी कर रहे हैं, जैसा कि खुद अशोक गहलोत जी कह रहे हैं। इधर ये तीन विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं, तो उनके लिए कितनी चुनौती और आगे के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ 1.5 साल बीता है जी, और 1.5 साल में उन्होंने जो कार्य किए थे उसकी बड़ी तारीफ हो रही थी, लेकिन अब संभालना चीज़ों को मुश्किल हो रहा है। जी, आप देखिए, इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैं दे रहा हूँ। कल जो है अमित शाह जयपुर आ रहे हैं जी, दादिया में, वो एक सहकार सम्मेलन में शामिल होंगे। उसके बाद जो सरकारी नौकरियों में सिलेक्ट हुए उन चयनितों को नियुक्ति पत्र देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक लंच का कार्यक्रम है उनका। तो जाहिर तौर पर जब लंच पर बैठेंगे तमाम बातें होंगी संगठन सरकार दोनों को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, कार्य पद्धति को लेकर, और क्या कुछ कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो सरकार को सूट नहीं कर रहा, क्या ऐसी बातें हो रही हैं जिससे सरकार की छवि खराब हो रही है। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। इन तमाम चीज़ों पर या तो निर्देश भी दिए जाएं या आदेश भी दिए जाएं, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि भाई ऐसा बड़ा कार्यक्रम, कोई चुनाव तो है नहीं, ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम पार्टी का नहीं है कि अमित शाह साहब को आना पड़ रहा है। यानी क्या ये जो सहकार कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, नियुक्ति पत्र देंगे, बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है, मुख्यमंत्री भी कर सकते थे, कोई और मंत्री प्रदेश का जो है वो कर सकता था। यानी कि क्या अमित शाह जो हैं, जो राजस्थान की सियासत में सरकार जिस तरीके से घिरी हुई है उससे नैया पार कैसे सरकार की लगे, क्या इसी का मंत्र देने आ रहे हैं? ये एक बात है अम्बेश, या फिर टटोलने आ रहे हों जी कि हाँ उसके बाद, क्योंकि जिस जगह पर ये सहकार सम्मेलन है, दादिया जयपुर में जो जगह है, यहाँ पर 2 बार प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं। एक बार आचार संहिता लगने से पहले जो है, जब विधानसभा के चुनाव हुए उससे पहले उन्होंने एक जनसभा की थी। फिर उसके बाद जब वर्षगांठ हुई सरकार की तो उस पर एक जनसभा की जो इसी जगह पर हुई थी। तो देखिए, चुनावी लिहाज से आप सभा करते हैं, आप आते हैं, कोई बड़ा इवेंट है, आप आइए बात करिए। अब देखिए सरकारी कार्यक्रम है, उसमें थोड़ा कुछ कमेंट करना बहुत ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन सियासी आकलन उसका ये भी कहता है कि क्या वाकई उस कार्यक्रम के राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि भाई वो क्यों आखिर आ रहे हैं, और उस बीच में आ रहे हैं जब दिल्ली से लेकर और राजस्थान तक जो है चर्चा मुख्यमंत्री बदलने की हो रही है। अब अशोक गहलोत जी अगर ये बयान कह रहे हैं, अगर उन्होंने ये बयान दिया, तो देखिए वो 40 साल से राजनीति कर रहे हैं राजस्थान की, तो अब उनकी समझ पे तो शायद ही कोई सवाल खड़े करेगा। सहकार सम्मेलन जैसे कार्यक्रम और दूसरा नियुक्ति पत्र जैसे बांटने जैसे कार्यक्रम मुख्यमंत्री करते थोड़ा अच्छे लगते हैं, या यूँ कहे कि इसी तरह का एक अनकहा कल्चर भी राजनीति में कि भाई अगर ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो मुख्यमंत्री मौजूद होते हैं या फिर मंत्री मौजूद होते हैं। देश के गृह मंत्री को अगर इस कार्यक्रम में वो आ रहे हैं तो यहाँ पर ये सवाल पीछे से ज़रूर पूछा जाएगा कि भाई क्या राजस्थान की पॉलिटिक्स, राजस्थान की सरकार में जो हो रहा है, क्या उसका रायता समेटने के लिए ही गृह मंत्री जयपुर आ रहे हैं। मैं एक सवाल और, क्योंकि हम लोगों ने कांग्रेस का जिक्र किया, कांग्रेस पर बात भी करी, आपने भी कहा कि वो विपक्ष की भूमिका में नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं कांग्रेस ऐसा तो नहीं कि दूर से बैठ के वॉच कर रही है कि अच्छा ठीक है, आपको अपने घेर रहे हैं, वहाँ तक आवाज़ उठ रही है, इधर हनुमान बेनीवाल, राजकुमार राउत और नरेश मीणा मुश्किल बढ़ाएंगे आपकी, तो वो वॉच एंड वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि ठीक है हमारे पास, क्योंकि इलेक्शन 3.5 साल बाद है, तो हम देखते हैं दूर से बैठ के, जब वक्त आएगा तब हम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ये कल्चर बन गया है राजस्थान के पॉलिटिक्स में। मुझे लगता है कि ये कल्चर बहुत ज़्यादा सही नहीं है। जिस तरीके की चीज़ें वसुंधरा और गहलोत साहब के लिए भी कही गई कि भाई उनमें तो एक अनकहा करार है, भाई बहन का रिश्ता है, अब उनकी सरकार आती है तो वो नहीं बोलते, उनकी सरकार आती है तो वो नहीं बोलते, इस तरह की चीज़ें। और देखिए राजस्थान का जो एक चुनावी कल्चर भी है कि भाई हर 5 साल में सरकार बदलेगी, और दोनों पार्टियों के नेता इस चीज़ को भली भांति जानते हैं। चुनाव आएंगे 6 महीने पहले, दोनों पार्टियों के नेता एक्टिव हो जाएंगे, तब पैदल मार्च भी निकलेगा,
तब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी होंगे, अगर उस पर लाठीचार्ज हुआ तो सोने पे सुहागा। जी तो वहां तक उनकी पॉलिटिक्स क्या सीमित रह गई है। अब देखिए वेट एंड वॉच की स्थिति, लेकिन यहाँ पर दिलचस्प समीकरण ये बन रहा है कि भाई हनुमान बेनीवाल ने तमाम मुद्दों को जिंदा कर दिया है। आप जब तक इंतजार करेंगे इस बार 3.5 साल में 6 महीने चुनाव के रहने तक का, तब तक क्या हनुमान बेनीवाल अपनी सियासी लकीर को बिना विधानसभा में एक सीट के क्या अपनी सियासी लकीर को इतना बड़ा कर देंगे कि वो विपक्ष के चेहरे के तौर पर जाने जाएं? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि चुनाव से 6 महीने पहले जब हनुमान बेनीवाल, देखिए हनुमान बेनीवाल का मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि कई लोग राजनीति में कहते हैं कि भाई हनुमान बेनीवाल कोई सवाल उठा रहे हैं, और जब बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से पूछा जाता है कहते हैं भाई आप उनको हीरो क्यों बना रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सड़क पर उतरकर वो जन सरोकार के मुद्दे उठाएगा, राजस्थान में तो अब तक का सबसे लंबा विरोध है, 80 दिन तक चलने वाला। बिल्कुल, तो उस पर बात होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल अब शांत रहने नहीं वाले हैं। वो धरना दे रहे हैं, धरना चल रहा है, नागौर में जन आक्रोश रैली कर ली, अभी सड़कों पर उतरकर वो अपनी राजनीति को 3.5 सालों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने वाले हैं। मुझे कहीं ना कहीं उनकी जो रणनीतिक पूरे रणनीतिक दांव जो वो चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो रहेंगे, आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। तो फिर कांग्रेस को सोचना चाहिए, अगर 3.5 साल में 3 साल भी अगर हनुमान बेनीवाल सड़कों पर दिखाई दिए तो उन 6 महीनों में तो उनके कार्यकर्ता ही सारा काम कर देंगे, हनुमान बेनीवाल को उतरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर मैं एक छोटा सा सवाल और लूंगा, क्योंकि आखिरी सवाल, क्योंकि चर्चा उस नरेश मीणा के जेल से आने के बाद जी एक चर्चा ये भी हो गई है कि भाई वो अंता सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर वो जो आपने सोने पे सुहागा वाली बात करी, अगर वो कहीं विधानसभा चुनाव जीत गए, राजकुमार राउत के पास 4 विधायक हैं, हनुमान बेनीवाल के पास भले विधायक नहीं है, तो वो अंता से लड़ने भी नहीं जाएंगे निर्दलीय। वो 100% है कि वो समर्थन कर देंगे नरेश मीणा का, राजकुमार राउत भी समर्थन कर देंगे नरेश मीणा का अगर वो मैदान में उतरते हैं। तो अगर कहीं नरेश मीणा वो सीट निकाल ले गए, वो सपोर्ट ना कांग्रेस ने हाथ दिया ना बीजेपी ने दिया, और अगर वो कहीं निर्दलीय निकाल ले गए, तो आपको नहीं लगता कि मुश्किल जो है वो कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए बढ़ जाएगी, और जो ये हनुमान बेनीवाल हैं या राजकुमार राउत हैं या फिर नरेश मीणा हैं या फिर उधर आपका रविंद्र सिंह भाटी हैं जी, इन लोगों को एक बल मिल जाएगा नरेश के जीतने के बाद कि हाँ अब जो है 28 में हम एक बेहतर टक्कर दे सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों को। तो दोनों को इस बारे में चिंता करनी चाहिए, सरकार को बचाव के लिए, कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका के लिए कहीं ना कहीं। देखिए अभी तकनीकी तौर पर तो उपचुनाव कब होगा कब नहीं होगा ये एक अलग विषय है, लेकिन अगर सियासी गलियारों में जो चर्चा है, अगर उपचुनाव होता है तो देखिए सबसे पहली बड़ी चीज तो ये होगी कि क्या वाकई वो चुनाव लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे तो किस के टिकट पर, या फिर निर्दलीय ताल ठोकेंगे। अगर वो देखिए कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उस इलाके में प्रमोद जैन भाया हैं, उनकी जो सियासत है वो काफ़ी मजबूत वहाँ पर माने जाते हैं। तो कांग्रेस क्या उनके रहते टिकट देगी? कांग्रेस और उनके रहते अगर टिकट दिया अभी तो क्या वो जीत पाएंगे? अब सवाल ये उठता है कि क्या उस उपचुनाव में अगर नरेश मीणा ने ताल ठोके तो उनके साथ कौन आएगा, उनको जिताने के लिए कौन आएगा? नरेश मीणा का अपना देखिए एक प्रभाव बना है, ठीक है, उन्होंने छबड़ा में थोड़ा साबित किया, फिर उसके बाद देवली उनियारे में साबित किया, अंता में क्या परफॉर्मेंस रहेगी वो अलग इशू है। लेकिन उनके साथ कौन कौन खड़ा होगा? क्या हनुमान बेनीवाल खड़े होंगे? क्या राजकुमार राउत का भी सपोर्ट मिलेगा एक तरीके से? हालांकि अब देखिए मीना बाहुल्य इलाका है अंता, तो जाहिर तौर पर उस इलाके में जातिगत प्रभाव भी रहेगा। फिर कांग्रेस किसे उतार रही है, बीजेपी किसे उतार रही है, तमाम चीज़ें हैं। मैंने पहले भी कहा था कि सबसे पहली लड़ाई अगर नरेश मीणा की है, हालांकि नरेश मीणा ने हाल ही में कहा कि भाई खाटू श्याम बाबा ने तो विधायक से ऊपर का कुछ सोच रखा है, उन्होंने अभी ये बात कही है। तो देखिए अब उनका ये कहने का मतलब केवल एक आध्यात्मिक तौर पर था, या फिर चूंकि इतने सेटबैक्स उनको मिले उसके बाद वो जब कमबैक कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या थोड़े हम्बल होते हुए उन्होंने बात कह दी, वो एक अलग विषय है, उसके क्या मायने हैं। लेकिन सबसे पहली उनकी लड़ाई तो यह है कि अगर वो लड़ रहे हैं तो उनके साथ कौन खड़ा होगा, और सब साथ खड़े होकर के अगर उनके साथ कोई मजबूत नेता आकर खड़े होते हैं तो फिर वो विधायकी जीत जाए। सबसे पहली लड़ाई उनकी है। उसके बाद जो आप कह रहे हैं उसके बाद वो इक्वेशन बनानी शुरू होगी, लेकिन उसमें तीसरे मोर्चे का वही जो राजस्थान प्रदेश का इतिहास रहा कि भाई तीसरा मोर्चा कभी उस मजबूती के साथ खड़ा नहीं हो पाया, और
खास तौर पर क्योंकि व्यक्तिगत जो राजनीतिक हित हैं उनका जो जब टकराव राजनीति में होता है तो फिर मुश्किल होती है वो तीसरा विकल्प बनने के लिए, तीसरा मोर्चा बनने के लिए। क्या कोई एक विचार इन तमाम नेताओं को एक साथ लेकर आ पाएगा? बिल्कुल, पार्टी लाइन से हट करके, अपनी व्यक्तिगत राजनीति से हट करके, क्या कोई एक विचार इन सभी को एकजुट करके मजबूती के साथ आगे लेकर जा सकता है? तब ये बात कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे की बनेगी। चलिए तो देखिए, अब 3 बड़े नेताओं की जो है वो तिगड़ी जो है वो क्या बनेगी, और क्या सरकार के लिए, क्या बीजेपी के लिए, क्या कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी होगी। लंबा वक्त है अभी चुनाव होने में, लेकिन इस लंबे वक्त में संघर्ष कौन कितना कर पाता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल 80 दिनों तक, नरेश मीणा 8 महीने से जेल में थे, राजकुमार राउत लगातार डटे हैं, तो ये कितनी लंबी लड़ाई ले जा सकते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इन तीनों नेताओं के बारे में, और क्या 28 में कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।